फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना की अपोजिशन जमात बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने हुक्मरान जमात कांग्रेस पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और बीआरएस की हुक्मरानी पर कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में बीआरएस के 10 साल हुक्मरानी पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया, जिसका नाम दिया गया पसीने से सींचे गए तेलंगाना के दस्तावेज का नाम दिया गया। इस मौके पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना में नई हुकूमत ने जानबूझकर केसीआर की क़यादत वाली बीआरएस पार्टी और इंतज़ामिया को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिससे अवाम में गलतफहमियाँ और शक व शुबहात पैदा हो गए। कानून साज असम्बली में बीआरएस के लीडरों जगदीश रेड्डी, हरीश राव को बीआरएस पर लगाए गए इल्ज़ामात पर इजहार ख्याल का मौका नहीं दिया गया। हुकूमत ने असम्बली में वाइट पेपर पेश करते हुए जल्दबाजी में कार्रवाई मुलतवी कर दी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल की हुक्मरानी में उस वक्त की हुकूमत पर जो इल्ज़ामात लगाए गए उनका जवाब देने की जिम्मेदारी हम पर आयद होती है, इसलिए ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया गया। 10 साल की मेहनत के बाद न सिर्फ वुज़रा, एमएलएज़ और वज़ीर आला बल्कि लाखों मुलाजिमीन और करोड़ों अफराद ने अपने पसीने और मशक्क़त से इस रियासत की तरक्की में अपना किरदार निभाया है। बीआरएस ने तबाही और बहरान से तरक्की के सिमत सफ़र को मुकम्मल किया। खुशहाली का ये सफ़र नई रियासत में जारी रहा। नई रियासत में पिछले 10 साल में जो भी तरक्की हुई है, ये हिंदुस्तान की तारीख़ का एक सुनहरा बाब है। ఒక్క మాటలో తెలంగాణ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోయిందో చెప్పవచ్చు మీరు. 2013-14లో తెలంగాణ తలసరి ఆదాయం పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ 1,12,162 రూపాయలు మాత్రమే. కానీ మేము దిగిపోయే నాటికి, మేము ప్రభుత్వాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీకి అప్పచెప్పే నాటికి భారతదేశంలోనే నంబర్ 1 స్టేట్ పర్ క్యాపిటల్ తెలంగాణగా చేసి 3,17,115 రూపాయలతో వారికి అప్పచెప్పినాం. జిఎస్డిపి తీసుకుంటే, గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటే 2013-14లో 4,51,000 కోట్లు మేము దిగిపోయే నాటికి, మధ్యలో కరోనా వచ్చినా, జిఎస్టీ వచ్చినా, డిమానిటైజేషన్ వచ్చినా, ఇంకా ఎన్ని అవాంతరాలు వచ్చినా మరి దాదాపు 13,27,000 కోట్లకు తీసుకుపోయి భారతదేశంలోనే ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ స్టేట్గా ఆర్బీఐతో కితాబ్ అందుకొని బ్రహ్మాండంగా జిఎస్డిపిని కూడా 13,27,000 కోట్లకు పెంచినాం. అన్నింటికి మించి ఇది ప్రామాణికం. పర్ క్యాపిటల్ ఎంత పెరిగింది, జిఎస్డిపి ఎంత పెరిగింది అనేది ఒకవైపు లెక్క ఉంటే, మరొక వైపు రాష్ట్రంలో పేదరికం ఎంత తగ్గింది, ఇది నా లెక్క కాదు. ఎన్ఎఫ్హెచ్ఎస్, నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ అండ్ సర్వే అనుకుంటా, సబ్జెక్ట్ కరెక్షన్. ఎన్ఎఫ్హెచ్ఎస్ డేటా ప్రకారం తెలంగాణ ఏర్పడే నాటికి పేదరికం అండ్ ఈ పేదరికం కూడా మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ అంటారు దీన్ని. మల్టీ డైమెన్షనల్ బహుముఖ పేదరికం 21.92, అంటే దాదాపు 22% పేదలున్న తెలంగాణలో 22%. तेलंगाना में रोज़ बरोज़ कोरोना के मामलात में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों से कोरोना के केस में इजाफा और मरकज़ी हुकूमत की एडवाइजरी के बाद रियासत में चौकसी इख्तियार की गई है। सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के अलहदा वार्ड्स कायम किए जा रहे हैं। इसी दौरान हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर राजा राव ने कहा है कि सर्दी के मौसम में वायरल अमराज या कोविड के मामला तेज़ी के साथ फैलते हैं। कोविड के फैलने और इन्फेक्शन की शरह ज़्यादा होने के सबब ख़तरा वाले ग्रुप्स और कम कुव्वत मुदाफ़ात वालों को लाजमी तौर पर एहतियात करना चाहिए। कांग्रेस हुकूमत ने हाल ही में तेलंगाना में इक़्तिदार संभालते हुए अहम फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। एक अहम फैसले लेते हुए कांग्रेस हुकूमत ने रियासत में राशन कार्ड्स के निज़ाम को दुरुस्त करने का अज़्म किया है। हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है जिसके तहत सफ़ेद राशन कार्ड के लिए नाअहल अफराद की शनाख्त की जाएगी और उनके राशन कार्ड्स को मनसूख कर दिए जाएंगे। जिनके पास फ़िलहाल राशन कार्ड हैं उनकी जगह अहल अफराद को राशन कार्ड फराहम किए जाएंगे। इस सिलसिले में सबसे पहले तेलंगाना में मौजूदा
तमाम 2 करोड़ 80 लाख राशन कार्ड्स को मनसूख कर दिए जाएंगे और नए राशन कार्ड्स की इजराई के लिए नए रहनुमाया खतूत और शराइत जारी किए जाएंगे। हुकूमत ने रियासत में मौजूदा राशन कार्ड्स को मनसूख करते हुए उनके बजाय तमाम अहल अफराद को नए राशन कार्ड्स जारी करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में एक नए तरीक़ाकार इख्तियार करते हुए मुस्तहिक़ ख़ानदानों का इंतखाब किया जाएगा। बताया गया है कि नए राशन कार्ड्स का इस्तिफ़ादा कुनिंदगान का इंतखाब ग्राम सभा, डिवीज़न और वार्ड सभा के ज़रिए किया जाएगा। रियासती हुकूमत 2 दिन में इस सिलसिले में फैसला करने वाली है। इसके अलावा राशन कार्ड हासिल करने के लिए अहलियत का भी फैसला किया जाएगा। नए रहनुमाया खतूत या शराइत में राशन कार्ड हासिल करने के लिए इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के पास 100 गज का घर या फ्लैट या कार नहीं होनी चाहिए। वो लोग जो पहले अहल थे लेकिन अब दौलतमंद हो गए हैं, उन्हें राशन कार्ड के लिए नाअहल करार दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी मुलाजिमीन, डॉक्टर्स, वकला और दीगर शोबों में काम करने वालों को राशन कार्ड नहीं दिया जाएगा। टैक्स दहिंदगान को भी राशन कार्ड के लिए अहल करार नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा दीगर कलीदी जामे मालूमात की बुनियाद पर राशन कार्ड जारी करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत के जानिब से मुतारिफ़ कराए जाने वाले नए रहनुमाया खतूत के तहत राशन कार्ड्स की जांच के लिए ऐसा मालूम होता है कि रियासती हुकूमत आरोग्य श्री स्कीम को 15 लाख रुपए तक बढ़ाने का मंसूबा रखती है। इसके अलावा राशन कार्ड के ज़रिए इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को मज़ीद कुछ अशिया भी फराहम करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। हुकूमत जल्द ही इस पर वजाहत जारी कर ज़रूरी ऐलानात करेंगे। तेलंगाना के पतनचेरू में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 10.02 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हैदराबाद में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 15.01 डिग्री सेल्सियस कल शब दर्ज किया गया था। महकमे मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। स्मार्टफोन ने नौजवानों की जिंदगियों को बदल कर रख दिया है। आज कल सोशल मीडिया पर सरगर्म नौजवान लड़कों और लड़कियों में रील्स बनाने का शौक़ जुनून की हद तक बढ़ता जा रहा है। इन रील्स के जुनून को पूरा करने के लिए ये नौजवान लड़के और लड़कियां कहीं भी कुछ भी करती हुई लोगों की तवज्जो हासिल करना चाहती हैं। ऐसी हरकतों में बाज़ नौजवान लड़के और लड़कियां अपनी ज़िंदगियों को भी ख़तरे में डाल रही हैं। ताज़ा तौर पर एक लड़की इंस्टा रील्स के लिए सड़क पर सिंगल के करीब रक़्स करते हुए देखी गई। इस लड़की का ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। इस पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने कहा कि अफसोस की बात है कि आज के नौजवान इंस्टा रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के जुनून में मुब्तला है। नौजवान समाज के लिए बेहतर काम करे और रोल मॉडल बनकर खड़े हों। सोशल मीडिया पर इनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो रही है। सोशल मीडिया पर रातों रात मकबूल होने के लिए सड़क पर ऐसी घटिया हरकतें करना, दूसरों को शदीद तकलीफ़ में पहुंचाने में क्या खुशी है। ये वीडियो किस रियासत का है ये अभी तक पता नहीं चल सका है। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत अवामी नज़्म-ओ-नस्क पर तवज्जो दे रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अवामी मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं। वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद उन्होंने पहली बार कलेक्टर्स और एसपीज़ के साथ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की, जिसका मकसद इंतज़ामिया को 100 दिनों में 6 वादों पर अमल दरामद के लिए तैयार करना था। इस कॉन्फ्रेंस का असल एजेंडा हुक्मरानी को आवाम तक ले जाना था। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का के अलावा वज़रा मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज़ और मुतल्लिक़ा अहदेदारों ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिसमें BRS की 10 साला हुक्मरानी और मसाइल के हल के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख़याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला ने कलेक्टरों और एसपीज़ को हिदायत दी कि वो अवामी इंतज़ामिया के कामों को गाँव की सतह तक ले जाएँ। हुकूमत 28 दिसंबर से अगले माह की 6 तारीख तक अवामी हुक्मरानी ग्राम सभा में मुनक़्क़िद करेंगी। गाँव, मंडल और ज़िले की सतह पर यह प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों से मसाइल के हल के सिलसिले में बातचीत की। उन्होंने कलेक्टर्स के साथ बुनियादी तौर पर अराज़ी के मसाइल के हल पर बातचीत की। साथ ही ज़िली सतह पर परजावानी प्रोग्राम पर तबादला ख़याल भी किया गया। Dana Tours and Travels 10 days group packages for December and January. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hila, Kazimia and Kufa. Contact 939 485 4888.
تلنگانہ مائنورٹیز ریزیڈینشیل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سوسائٹی کے تحت چلائے جانے والے اقامتی اسکول کے آؤٹ سورسز ملازمین کو ماہ نومبر کی تنخواہیں تاحال ایصال نہیں کی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ماضی میں کبھی تنخواہوں کی اجرائی میں اتنی تاخیر نہیں ہوئی ہے۔ اگرچہ سوسائٹی کے تحت چلائے جانے والے 205 اقامتی اسکولز کے ریگولر عملے کی تنخواہیں ایصال کی جا چکی ہے، مگر وہ ملازمین جن کی خدمات آؤٹ سورسز اساس پر حاصل کی جا رہی ہے اس مرتبہ تنخواہوں سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 400 ملازمین کو جاری ماہ تنخواہ نہیں دی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سوسائٹی کے فنڈز کو دیگر کاموں پر صرف کر دیے جانے کے بعد سوسائٹی تنخواہیں ایصال کرنے کے موقف میں نہیں ہے۔ حکومت کی جانب سے نومنتخب ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا WFI کی منسوخی کے اعلان کے بعد پہلوان بجرنگ پونیا نے کہا کہ جب تک انصاف نہیں ملتا وہ پدم شری ایوارڈز واپس نہیں لیں گے۔ خبر رساں ایجنسی PTI کے مطابق بجرنگ پونیا نے کہا، میں پدم شری واپس نہیں لوں گا، انصاف ملنے کے بعد ہی اس کے بارے میں سوچوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بہنوں کی عزت سے بڑا کوئی ایوارڈ نہیں، ہمیں پہلے انصاف ملنا چاہیے۔ بجرنگ پونیا نے برج بھوشن شرن سنگھ کے قریبی سمجھے جانے والے سنجے سنگھ کو انڈین ریسلنگ فیڈریشن کے صدر کے عہدے پر منتخب کرنے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپنا پدم شری واپس کر دیا تھا۔ جمعہ 22 دسمبر کو انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملنے اور اپنا احتجاجی خط پیش کرنے کی کوشش کی تھی، تاہم پولیس اہلکاروں نے انہیں روک دیا۔ اس کے بعد بجرنگ پونیا فٹ پاتھ پر ہی خط کے اوپر اپنا پدم شری میڈل رکھ دیا تھا۔ اس سے پہلے ٹوکیو اولمپکس کے کانسا کا تمغہ جیتنے والے بجرنگ پونیا نے اپنے ایکس ہینڈل سے ایک بیان جاری کیا تھا کہ میں اپنا پدم شری اعزاز وزیر اعظم کو واپس کر رہا ہوں، یہ صرف بتاتے ہوئے کہ میرا بیان ہے۔ خط میں پونیا نے BJP MP برج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف پہلوانوں کے احتجاج، سنجے سنگھ کے انتخابی جیت اور ایک وزیر سے ملنے والے یقین دہانی کے بارے میں بتایا تھا اور آخر میں پدم شری واپس کرنے کی بات کہی تھی۔ اس سے قبل جمعرات 21 دسمبر کو پہلوان ساکشی ملک نے میڈیا کے سامنے اعلان کیا تھا کہ وہ برج بھوشن شرن سنگھ کے قریبی سمجھے جانے والے سنجے سنگھ کے انتخاب کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کشتی چھوڑ رہی ہیں۔ کئی خواتین پہلوانوں نے MP برج بھوشن شرن سنگھ پر جنسی استحصال کے سنگین الزامات لگائے ہیں۔ پہلوانوں نے برج بھوشن کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے دہلی کے جنتر منتر پر کئی دنوں تک دھرنا بھی دیا تھا۔ واضح ہے کہ وزارت کھیل نے اتوار کو WFI کو اگلے احکامات جاری کرنے تک معطل کر دیا تھا۔ وزارت نے کہا کہ نومنتخب باڈی نے پہلوانوں کو تیاری کے لیے ضروری وقت نہیں دیا اور انڈر 15 اور انڈر 20 قومی چیمپئن شپ کے انعقاد کا جلدی اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وزارت نے کہا کہ نئی تنظیم مکمل طور پر سابق عہدیداروں کے کنٹرول میں کام کر رہی ہے، جو کہ قومی کھیل کود کے مطابق نہیں ہے۔ WFI کے انتخاب 21 دسمبر کو ہوئے، جس میں برج بھوشن کے متعمد سنجے سنگھ اور ان کے پینل نے بڑے فرق سے کامیابی حاصل کی۔ غزہ میں تماکن حملوں میں کم از کم 70 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ ہفتے کے اواخر میں لڑائی کے دوران 15 اسرائیلی فوجی بھی جان سے گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق صحافیوں نے دیر البلح کے مشرقی میں مغازی پناہ گزین کیمپ میں ہونے والے حملے کے بعد ایک بچے سمیت مرنے والے اور زخمیوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا۔ غزہ کی وزارت صحت کے ترجمان اشرف نے کہا کہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ کا خدشہ ظاہر ہے۔ اسرائیلی فوج نے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ احمد ترکمانی، جنہوں نے اپنی بیٹی اور پوتے سمیت خاندانوں کے کئی افراد کو کھو دیا ہے، نے بتایا کہ ہم سب کو نشانہ بنایا گیا۔ ویسے بھی غزہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ ہمسایہ ملک مصر میں اسرائیل کے زیر حراست یرغمالیوں کے تبادلے کے معاہدے پر عارضی کوششیں جاری ہیں۔ جنگ نے غزہ کے کچھ حصوں کو مکمل تباہ کر دیا ہے، جبکہ 20,400 فلسطینی ہلاک اور تقریباً 23 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ 27 اکتوبر کو اسرائیل کی زمینی حملے کے آغاز کے بعد سے اسرائیلی فوج نے فلسطینی علاقوں میں 154 فوجیوں کو کھو دیا ہے، جن میں سے سنیچر کے روز ہلاک ہونے والے 10 فوجی بھی شامل ہیں۔ فلسطینیوں کی ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ اور جارحیت کے خلاف بڑھتے ہوئے بین الاقوامی دباؤ کے باوجود اسرائیل اب بھی بڑی حد تک حماس کے عسکری صلاحیتوں کو ختم کرنے اور دیگر 129 یرغمالیوں کی رہائی کی ملکی اہداف کے لیے پرعزم ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے کہا ہے کہ جنگ ہم سے بہت بھاری قیمت وصول کرتی ہے، لیکن ہمارے پاس لڑائی جاری رکھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ قومی سطح پر نشر ہونے والے ایک تقریر میں اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ نے ملک سے متحد رہنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لمحہ ایک امتحان ہے، ہم نہیں ٹوٹیں گے۔
اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے شمال غزہ میں حماس کے زیر زمین ہیڈ کوارٹر کو ختم کر دیا ہے۔ یہ سرنگوں کی وسیع نیٹ ورک کو ختم کرنے اور اعلیٰ کمانڈروں کو ہلاک کرنے کے آپریشن کا حصہ تھا، جس کے بارے میں اسرائیلی رہنماؤں کا خیال تھا کہ اس کام میں مہینوں لگ سکتے ہیں۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 15 سے 16 دسمبر کے دوران 50,27,400 زائرین کا مسجد نبوی میں خیر مقدم کیا گیا۔ انتظامیہ نے سلامتی خدمات اور ابتدائی طبی امداد کے حوالے سے دیگر اداروں کے ساتھ مل کر کام تیز کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق گزشتہ ہفتے کے اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ 5,32,365 زائرین نے روضہ رسول پر حاضری دی، جبکہ 1,19,648 زائرین نے ریاض الجنہ میں نماز ادا کی۔ مختلف زبانوں میں ترجمہ کی سہولتوں سے 99,916 زائرین نے استفادہ کیا، جبکہ مسجد نبوی کے لائبریری سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد 11,848 تک رہی۔ زائرین کو 31,296 تحائف دیے گئے، جبکہ 12,445 نے فون سروس اور دیگر مواصلاتی چینل سے فائدہ اٹھایا۔ مسجد نبوی انتظامیہ نے 1,33,200 زمزم کی بوتلیں تقسیم کی، جبکہ 92,954 افطار پیکٹس تقسیم کیے۔ ٹرانسپورٹیشن سروس نے 61,899 افراد مستفید ہوئے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।